हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की दास्तां जिसने अपनी जिंदगी के 13 साल एक ऐसी अंधेरी कोठरी में बिताए जहाँ से आजादी नामुमकिन थी। धोखा, साजिश और बरसों का इंतजार। लेकिन जब किस्मत ने करवट ली तो जन्म हुआ एक ऐसे बदले का जो इतिहास बन गया। आज की कहानी है द कोर्ट ऑफ मोंटी क्रिस्टो मूवी की, जहां एक मासूम इंसान ने मौत के मुंह से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखी। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। कहानी की शुरुआत में हम एक जेल देखते हैं जो एक सुनसान आइलैंड पर बनी हुई है। आज इस जेल में नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिसमें से एक एडमंड था। जब वो वार्डन से मिला तो एडमंड ने कहा, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे झूठे इल्जामों में यहाँ पर भेजा गया है। वार्डन ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर किसी जेल में भेजा जाता। इस दूरदराज की जेल में सिर्फ उन्हें लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और फिर एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा लकड़ी का था और उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी वजह के उन्हें पीटने आता था। वक्त गुजरता गया और एडमंड अकेले उस सेल में बंद रहकर बहुत परेशान हो गया। उसने दीवारों पर लिखा था और भगवान से इंसाफ की दुआ की थी। लेकिन वक्त के साथ जब उसे एहसास हुआ कि हालात पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। उस जेल में 12 साल बिताने के बाद उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया। उसे लगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं बंद रहेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके सेल का फर्श ऊपर उठने लगा। इस अजीब घटना ने एडमंड को हैरान कर दिया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई भूत आ गया हो। थोड़ी देर डरने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर निकल रहा है। वो आदमी एबे फरिया था, जो नीचे वाले फ्लोर का एक कैदी था। वो पिछले 5 साल से एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत के खेल से वो सुरंग एडमंड के कमरे में खुल गई, जैसे ये भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से एडमंड को आखिरकार बात करने के लिए कोई मिल गया, क्योंकि इतने वक्त अकेले बंद रहने की वजह से वो पागल हो रहा था। इसके बाद एबे ने बड़े उत्साह से एडमंड को अपनी सेल में बुलाया। एडमंड को बहुत खुशी हुई कि अब उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बनाकर अपना वक्त नहीं काटना पड़ेगा। जब एडमंड एबे के कमरे में गया तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। एबे का सेल बाकी सेल जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक ठीक ठाक होटल जैसा लग रहा था। वहाँ आराम करने के लिए कुर्सियाँ थी और शेल्फ पर ढेरों किताबें रखी थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो वो बचे हुए वक्त में उसे पढ़ाएगा। एडमंड के पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो तुरंत मान गया। जैसे ही वो खोदना शुरू करने वाले थे, उन्हें एक गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपते हुए एडमंड तुरंत अपनी सेल में भागा और कचरे की टोकरी तैयार करने लगा, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर पहुंचने वाला था। इस जेल में सेल का दरवाजा दिन में सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कचरा लेने के लिए और एक बार डिनर देने के लिए। इसके अलावा बाकी पूरा दिन खाली होता था, जिस वजह से उनके पास पकड़े जाने के डर के बिना सुरंग खोदने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। इसके बाद एमे ने अपने बालों का एक छोटा गुच्छा काटा। उसने एक पत्थर मारकर चिंगारी पैदा की, बालों को जलाया और फिर एक मोमबत्ती जला ली। फिर किसी तरह दोनों सुरंग में दाखिल हुए और आगे खोदना जारी रखा। नीचे जगह बहुत कम थी, इसलिए खोदना आसान नहीं था। एबे ने अंदाजा लगाया कि अगर वो इसी रफ्तार से काम करते रहे तो बाहर की दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते वक्त एडमंड को एबे की एक किताब से पता चला कि एबे कभी एक बहुत ही महारथी तलवारबाज था। इसके बाद एडमंड जिद पर अड़ गया और कहा कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो सुरंग खोदना बंद कर देगा। एडमंड की जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनकर एबे मान गया और एडमंड को लड़ने की कला सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने कमरे में गिरती हुई पानी की बूंदों की मदद से एडमंड को एक सबक सिखाने का सोचा। गिरती हुई बूंदों के किनारे खड़े होकर उसने अपना हाथ इतनी तेजी से गुजारा कि वो गीला तक नहीं हुआ। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारा हाथ इतनी तेज हो जाएगा तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद एबे वापस खोदने चला गया और एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे की लकड़ी के फटके तोड़े और एक नकली तलवार बनाई। फिर उसने एडमंड को ढंग से तलवारबाजी सिखानी शुरू की। जब तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ने, खोदने और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने में निकल जाता था। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में बहुत सुधार आया। अब एबे ने महसूस करना शुरू किया कि एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन गया है।
एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे कभी एक बहुत अमीर खानदान के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत बड़ी दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को ये जानने के लिए कैद किया था कि वो खजाना कहाँ छुपा है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी कभी नेपोलियन का समर्थक रहा था। दोनों को ही धोखेबाजी की वजह से बंद किया गया था। दिन ब दिन उनकी सुरंग उन्हें आजादी के करीब ला रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग में पौधों की जड़ें दिखी, जिससे एबे को एहसास हुआ कि वो जमीन की सतह के बहुत करीब है। ये जानकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशी को गम में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उन पर गिर गए, जिससे एबे नीचे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। पता चला कि वो गलत दिशा में खोद रहे थे। सुरंग खोदते वक्त उनसे जरूर कोई गलती हुई होगी, क्योंकि ऊपर से खाने का एक डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक भारी पत्थर एबे के सीने पर लगने की वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। लंग्स में चोट लगने की वजह से वो किसी भी पल दम तोड़ सकता था। अपनी आखिरी सांसों में एबे ने कमजोरी से एडमंड को बताया कि उसके कमरे में पत्थर के नीचे एक किताब है। उस किताब के नीचे भी कुछ छुपा हुआ था। एडमंड को वही खजाने का नक्शा मिला जिसके लिए एबे को जेल भेजा गया था। उसे देखकर वो दंग रह गया। एबे ने उससे वादा लिया कि वो इस खजाने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा और बुराई से जितना दूर हो सके रहेगा। एडमंड ने वादा किया और उसके तुरंत बाद एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से अकेला हो गया है। ठीक तभी गार्ड खाना देने आया। एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो अंदर चेक करने आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबरा गया। वो अपने बड़े अफसरों को खबर देने भागा। एडमंड ने जल्दी से सुरंग का रास्ता बंद किया और अपने सेल में वापस आ गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ लौटा और एबे की बॉडी को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड गए, एडमंड खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने एबे की लाश को देखा और उसे देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एबे की लाश की जगह खुद को बैग में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश लेने पहुंचा। क्योंकि जेल एक सुनसान आइलैंड पर थी, उन्होंने फैसला किया कि लाश को समंदर में फेंक देना ही बेहतर है। इसी बीच एक गार्ड एडमंड के सेल में खाना लेकर गया, लेकिन बार बार खटखटाने पर भी जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन एडमंड की जगह उसे वहाँ एबे की लाश मिली। गार्ड चिल्लाया और वार्डन को बुलाया। वार्डन काम जल्दी खत्म करना चाहता था और उस दिन तेज हवाएं चल रही थी। समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी, जिस वजह से कुछ भी सुनना मुश्किल था। जब वार्डन गार्ड की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, एडमंड ने अचानक वार्डन की चाबियां चुरा ली। इस झटके से वार्डन एडमंड के साथ समंदर में गिर गया। पानी में गिरते ही एडमंड ने जल्दी से चाबियों का इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर लिया। जब वो तैरकर सतह पर आया, उसने पलटकर वार्डन को देखा। बरसों का गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था और उसने बेरहमी से वार्डन को समंदर में डुबाकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समंदर में दूर तक तैरता गया। अगली सुबह जब एडमंड की आंखें खुली तो वो एक आइलैंड पर था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे बचा या वहाँ कैसे पहुँचा। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदा कैसे है, लेकिन वो अभी आजाद नहीं था। लुटेरों का एक ग्रुप वहाँ बैठा हुआ उसे सुकून से देख रहा था। एडमंड को लगा कि वो मारा जाएगा, लेकिन उनके लीडर लुइगी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को एक शर्त पर जिंदा छोड़ेगा। एडमंड को उनके धोखेबाज दोस्त जैकब से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा दफनाने वाले थे। अगर जैकब जीता तो वो फिर से उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है और वो एडमंड को मार देंगे। अगर एडमंड जीता तो वो उसे आजाद कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैकब तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एबे से सीखी हुई एडमंड की तकनीक बहुत ताकतवर थी। कई हमलों के बावजूद जैकब एडमंड को छू तक नहीं सका। जैसे ही मौका मिला, एडमंड ने तेजी से वार किया और जैकब को नीचे गिरा दिया। लेकिन उसे मारने की जगह एडमंड लुइगी की तरफ मुड़ा और बोला, देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। हम काम के आदमी हैं, हमें बिना वजह के क्यों मारना। अच्छे लुटेरे मिलना आसान नहीं होता। एडमंड की काबिलियत और नरम दिल देखकर लुइगी खुश हुआ और दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये सुनने के बाद कैप्टन ने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपना बदला लेने का मकसद पूरा कर सके। जैकब ने एडमंड से हाथ मिला लिया क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी। जैकब ने वादा किया कि वो हमेशा उसके लिए वफादार रहेगा। एडमंड ने जैकब को एक नाव का इंतजाम करने को कहा। फिर एडमंड देर रात खामोशी से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पुराने मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि एडमंड के जेल जाने के गम में उसके पिता की मौत हो गई। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा, लेकिन सबसे बड़ा
बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके पुराने दोस्त मॉन्टेग्वे ने उसे फंसाया था और उसकी मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जैकब उस आइलैंड के लिए निकल गए जहाँ नक्शा खजाना दिखा रहा था। उन्होंने आइलैंड का कोना कोना छान मारा लेकिन खजाना नहीं मिला। फिर एडमंड ने सोचा कि शायद पानी के नीचे हो सकता है। उसने नक्शे में दिखाई गई जगह के पास एक तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई पुराने संदूक मिले। जैसे ही उसने उनमें से एक खोला, उसे चमचमाता सोना दिखा। जैकब खुशी से झूम उठा और उन्होंने नाव में उतना सोना भर लिया जितना वो उठा सकते थे। लेकिन पूरा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी और एडमंड को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे मिलेगा। खुशी से ज्यादा अब वो बदले की आग में जल रहा था। उसने फैसला किया कि इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मकसद के लिए होगा, बदला। शुरुआत करने के लिए एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और खुद को फ्रांस का एक नवाब बताया। उसने आसपास के सभी बड़े लोगों को अपने शानदार महल में ग्रैंड पार्टी पर बुलाया। जल्द ही उसके सही अंदाज और अमीरी ने उसे मशहूर कर दिया। हर कोई उसकी बातें कर रहा था, लेकिन असल में एडमंड को ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मॉन्टेग्वे का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। मॉन्टेग्वे पार्टी में आया तो सही, लेकिन उससे बात किए बिना ही चला गया। इसी बीच जैकब ने एडमंड को बताया कि मॉन्टेग्वे का एक बेटा है जिसका नाम एल्बर्ट है। इसीलिए एडमंड ने एक खूबसूरत औरत और अपने कुछ लुटेरे दोस्त के साथ मिलकर एल्बर्ट के किडनैप होने का एक नाटक रचा ताकि एडमंड उसके मसीहे के रूप में सामने आ सके। प्लान काम कर गया। एल्बर्ट को लगा कि इस नवाब ने उसकी जान बचाई है। एहसानमंद होकर एल्बर्ट ने एडमंड को अपनी आने वाली बर्थडे पार्टी में बुलाया और आने की दरखास्त की। एडमंड ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन आखिरकार मान गया। पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मॉन्टेग्वे से एडमंड को मिलवाया। 13 साल बाद वो दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन मॉन्टेग्वे ने उसे नहीं पहचाना। एडमंड का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। हालांकि जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। पहले तो वो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन जब एडमंड ने खास तरीके से अपने बालों को छुआ और घुमाया जो सिर्फ वही करता था, तो वो तुरंत समझ गई ये कौन है। ये एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड जानता था कि मॉन्टेग्वे को पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए उसने उससे झूठ बोला कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है और अगले दिन एक जहाज 100 किलो सोना लेकर आ रहा है। उसने मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड से भी लीगल रुकावटों को खत्म करने को कहा ताकि कोई पुलिस की दिक्कत ना हो, लेकिन विल्फोर्ड एक भ्रष्ट मजिस्ट्रेट था जिसका लोकल पुलिस पर पूरा कंट्रोल था। एडमंड की बातें सुनकर उसने मॉन्टेग्वे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि एडमंड का खजाना उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लेंगे और सारा सोना खुद रख लेंगे। मॉन्टेग्वे ने कहा कि वो किसी ऐसे को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। दरअसल ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाकर जेल भेजा था और अब एडमंड जानबूझकर उन्हें एक साथ लाया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज छुपकर एडमंड की गाड़ी में आ गई। रोते हुए उसने बताया कि मॉन्टेग्वे ने उसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि एडमंड को फांसी की सजा दी गई है। एडमंड को डर था कि ये सच उसके बदले का पूरा प्लान बिगाड़ सकता है, इसलिए उसने मर्सिडीज को अभी वहाँ से जाने को कहा। फिर हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया गया है और ये काम मॉन्टेग्वे के आदमी ने किया था। ये वही आदमी था जो एडमंड को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक था। एडमंड बदले की आग में जल रहा था। उस आदमी को लगा कि उसने जहाज को बड़ी ही आसानी से लूट लिया है, लेकिन जल्द ही गार्ड्स वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एडमंड वहां आ गया। उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसे मारने से पहले उसके गले में फंदा डाल दिया। एडमंड ने अपनी असली पहचान उसके सामने जाहिर की ताकि उस आदमी को पता चले कि वो क्यों मर रहा है और किस जुर्म की सजा पा रहा है। अब एडमंड का अगला निशाना मजिस्ट्रेट विल्फर्ड था। सालों पहले इस मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन के खत के मामले में एडमंड को फंसाया था। हैरानी की बात यह थी कि मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन कुर्सी और ताकत की भूख में विल्फर्ड ने अपने ही बाप का कत्ल करवा दिया और उसका इल्जाम एडमंड पर लगा दिया, जिस वजह से उसे जेल हुई। इस बार एडमंड ने बड़ी चालाकी से एक बातचीत के दौरान विल्फर्ड से सब कुछ उगलवा लिया और विल्फर्ड ने सब कुछ मान लिया, ये सोचकर कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पुलिस पहले से ही कमरे में मौजूद थी और सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने विल्फर्ड को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मॉन्टेग्वे, जो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था, भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि एल्बर्ट उसका नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है। जब मॉन्टेग्वे ने मर्सिडीज से शादी की थी तब वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। यही वजह थी कि वो शादी करने के लिए तैयार हुई थी। मॉन्टेग्वे गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अब वो कुछ बदल नहीं सकता था। वो भागकर उस किले में गया जहाँ उसने लूटा हुआ सारा खजाना छुपा रखा था, लेकिन जब उसने संदूक खोले तो वो मिट्टी से भरे हुए थे। आखिरी संदूक में उसे सिर्फ एक छोटा सा शतरंज का मोहरा मिला जो उसे एडमंड ने दिया था। ठीक उसी पल एडमंड वहाँ आ गया। मॉन्टेग्वे अब सच जानता था।
गुस्से में आकर उसने तलवार से एडमंड पर हमला कर दिया, लेकिन मॉन्टेग्यू उसके सामने कुछ भी नहीं था। एडमंड ने आसानी से उससे तलवार छीन ली और उसे दीवार से सटा दिया। जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट बीच में आ गया और कहा कि वो अपने बाप को ऐसे मरने नहीं देगा। मॉन्टेग्यू ने उस मौके का फायदा उठाया और छुपकर एक गन में गोली और बारूद भर लिया। तभी मर्सिडीज भागती हुई आई और उसने एडमंड को रोका। उसने उसे सच बताया कि एल्बर्ट असल में उसी का बेटा है। एडमंड दंग रह गया। ठीक तभी मॉन्टेग्यू ने एडमंड पर गन तानी, लेकिन जैकब ने चुस्ती दिखाते हुए बिजली की रफ्तार से एक चाकू फेंका। गोली एडमंड को तो नहीं लगी, लेकिन मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। मॉन्टेग्यू ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और भाग निकला। एडमंड ने उसका पीछा किया। मॉन्टेग्यू अपने घोड़े पर सवार होकर उस पर लपका। एडमंड की तलवार गिर गई और एक पल के लिए लगा कि मॉन्टेग्यू जीत जाएगा, लेकिन आखिरी में एडमंड ने मॉन्टेग्यू को नीचे गिरा दिया और उस पर कातिलाना वार किया। मॉन्टेग्यू की मौके पर ही मौत हो गई। जब उसके बदले की आग आखिरकार ठंडी हुई तो एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस उस आइलैंड पर गया जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल बिताए थे। वहां उसने अपने मास्टर एबे फरिया को याद किया। आखिरी में उसने वो आइलैंड ही खरीद लिया ताकि किसी और को वो दर्द ना सहना पड़े जो उसने सहा था। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।